कुषाण प्राचीन भारत के प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। उनके उदय ने भारत के मध्यम एशिया, चीन और रोमन साम्राज्य को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुषाणों का शासन राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। कुषाणों की उत्पत्ति यूजी नामक जनजाति से मानी जाती है। कौन से? यूजी नामक जनजाति से। कुषाणों की उत्पत्ति यूजी नामक जनजाति से मानी जाती है, जो मूल रूप से उत्तर पश्चिम चीन में निवास करती थी। उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट चाइना में निवास करती थी। दूसरी घुमंतू जनजातियों, विशेषकर हयुंगनू ने आक्रमणों के कारण यूजी लोग पश्चिम की ओर पलायन कर गए। मतलब हयुंगनू ने आक्रमण किया, जिससे यूजी जो था वो पश्चिम की ओर पलायन कर गया। इस प्रवासन के दौरान वे बैक्टीरिया की ओर चले गए। बैक्टीरिया में कौन कौन देश आता है? अब आधुनिक अफगानिस्तान और मध्य एशिया। यूजी के 5 शाखाओं में से एक शाखा कुषाण कहलाई। मतलब यूजी की 5 शाखा थे, उसमें से एक शाखा कुषाण कहलाई, जिसने धीरे धीरे जो अन्य शाखाएं थी किसकी? यूजी की, तो उस पे कुशासनों का एक शक्तिशाली राजनीति प्रभुत्व स्थापित किया उस पर, पांचों को मिलाकर। कुषाण शक्ति की स्थापना। कुषाण शक्ति एक वास्तविक स्थापना कुजुल कटफिसेस ने पहली शताब्दी में की। किसकी? कुषाण शासन का स्टार्ट किया था कुजुल कटफिसेस ने। उसने विभिन्न यूजी जनजातियों को एकजुट किया, जिसने अभी बताया था कि 5 जनजातियों को एक किया और काबुल, गंधार और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित किया। कहाँ? काबुल, गंधार और नॉर्थ वेस्ट इंडिया। काबुल, गंधार और नॉर्थ वेस्ट इंडिया। उसके द्वारा जारी किए गए सिक्के एक संगठित राज्य की शुरुआत का संकेत देता है। उसके उत्तराधिकारी जो आगे कुजुल कटफिसेस के बाद भीम कटफिसेस आए, कुषाण साम्राज्य के और ज्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंड किया। उसने गोल्ड कॉइन चलाया, जिससे यह पता चलता है कि कुषाणों का रोमन साम्राज्य के साथ सक्रिय व्यापार था। कनिष्क के अधीन साम्राज्य का विस्तार। कुषाण शक्ति का वास्तविक उत्कर्ष कनिष्क प्रथम के शासन काल में हुआ, लगभग 78 ईसा पूर्व। कनिष्क कुशासनों के सबसे महान शासक माना जाता है। उसके शासन में साम्राज्य मध्य एशिया से गंगा घाटी तक फैल गया। पुरुषपुर या मतलब पेशावर उसकी राजधानी थी। कनिष्क ने न केवल राजनीतिक शक्ति को सुदृढ़ किया, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी संरक्षण दिया। कुषाण की शक्ति का सुदृढ़ होने का कारण। रेशम मार्ग पर नियंत्रण, मजबूत सैन्य व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली और प्रशासनिक दक्षता। रेशम मार्ग पर नियंत्रण, मजबूत सैन्य शक्ति, मुद्रा प्रणाली और प्रशासनिक दक्षता। रेशम मार्ग पर नियंत्रण। कुषाणों ने सिल्क रूट के प्रमुख हिस्सों पर नियंत्रण रखा, जिससे व्यापार को अपार धन प्राप्त हुआ। मजबूत सैन्य व्यवस्था। कुषाणों ने सेना विशेष घुड़सवार सेना के लिए प्रसिद्ध थी। मुद्रा प्रणाली। स्वर्ण सिक्के के प्रयोग से व्यापार और अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। प्रशासनिक दक्षता। प्रांतीय शासकों के माध्यम से शासन को सुचारू रूप से चलाया गया। धार्मिक नीति। कुषाण शासक धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया। साथ ही कुषाण सिक्कों पर हिंदू, ईरानी और यूनानी देवताओं का चित्र भी मिलते हैं। निष्कर्ष। इस प्रकार कुषाण शक्ति का उदय और स्थापना प्रवासन, सैन्य शक्ति, व्यापारिक नियंत्रण और कुशल प्रशासन
का परिणाम था। कुशासनों ने न केवल एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का भी केंद्र बनाया। और क्वेश्चन ये है कि डिस्कस द ब्रीफली प्रोसेस ऑफ द अर्ली स्टेट फॉर्मेशन इन तमिलकम। तमिलहम है क्या? तमिलम दक्षिण भारत का वह क्षेत्र है जहां तमिल भाषा और संस्कृति का विकास हुआ। इससे मुख्यतः आज के तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ भाग शामिल थे। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी में तमिलहम में राज्य निर्माण की प्रक्रिया धीरे धीरे विकसित हुई, जिसका वर्णन मुख्यतः संगम साहित्य में मिलता है। तो यहाँ से क्या है कि जो तमिलहम है वो दक्षिण भारत का क्षेत्र था। तमिल भाषा और संस्कृति का विकास हुआ। वो कौन कौन से क्षेत्र में था? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का कुछ भाग शामिल थे उसमें। और राज्य का निर्माण की प्रक्रिया धीरे धीरे विकसित हुई। इसका वर्णन कहाँ है? संगम लिटरेचर में मिलता है। तमिलहम में प्रारंभिक समाज जनजाति और कबीलाई स्वरूप का था, जहां रिश्तेदारी और आपसी निष्ठा पर आधारित था। इस अवस्था में पूर्ण विकसित राज्य नहीं था, बल्कि मुखिया तंत्र चीफडम मौजूद थे। इन मुखियाओं को विल्लीर कहा जाता था, जो समिति क्षेत्रों पर शासन करते थे और युद्ध, पशु लूट तथा उपहार वितरण के माध्यम से अपनी शक्ति बनाए रखते थे। अर्थव्यवस्था और राज्य निर्माण। राज्य निर्माण की प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। प्रारंभिक काल में अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, शिकार और मत्स्य पालन और व्यापार पर आधारित थी। क्या क्या? कृषि, पशुपालन, शिकार, मत्स्य पालन, व्यापार। कृषि था ही, पशुपालन तो ऑफ कोर्स था ही, शिकार भी करते थे, मत्स्य पालन भी करते थे। क्योंकि मत्स्य पालन इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सा उसके पास में सी पड़ता है। और व्यापार पर आधारित था। टिनाई प्रणाली के अनुसार भूमि के 5 पारिस्थितिक क्षेत्र थे: कुरिंजी, मुल्ले, मरुतम, नेथल और पाले। कुरिंजी, मुल्ले, मरुथम, नेथल और पाले में बांटा गया था। विशेष रूप से मरुतम क्षेत्र में उन्नत कृषि और अधिशेष उत्पादन ने शासकों को अस्थायी राजस्व प्रदान किया, जिससे राज्य निर्माण को बल मिला। मरुतम क्षेत्र जहाँ पे कृषि अच्छे से हुई थी, तो वहाँ जितना अच्छा कृषि होगा वहाँ उतना अच्छा राजस्व मिलेगा, और जितना अच्छा राजस्व मिलेगा उतने अच्छा से संगठित किया जाएगा, राज्य निर्माण को बल मिला। युद्ध और राजनीति विस्तार। युद्ध प्रारंभिक राज्य निर्माण का एक महत्वपूर्ण साधन था। संगम साहित्य में युद्ध, वीरता और लूट के अनेक उल्लेखित मिलते हैं। सफल युद्धों में मुखिया की प्रतिष्ठा, क्षेत्र और संसाधन बढ़ते थे। मतलब सफल युद्धों में मुखियाओं की प्रतिष्ठा, अगर सफल हो जाते थे किसी युद्धों में तो ऑफकोर्स प्रतिष्ठा मिलेगा ही, क्षेत्र और जीता हुआ क्षेत्र मिलेगा, प्लस क्षेत्र मिलेगा तो संसाधन मिलेगा ही। धीरे धीरे शक्तिशाली मुखियाओं ने कमजोर समूहों को अपने अधीन कर लिया था, और धीरे धीरे जो शक्तिशाली मुखिया बनता चला गया, वो जितने भी छोटे मोटे मुखिया थे उन सबको अपने अधीन करते गए और बड़े राजनीतिक इकाइयों का निर्माण हुआ। राजकीय संस्थाओं का विकास। इस समय साथ ही तमिलहम में राजकीय संस्थाओं का विकास हुआ, जैसे चोल, चेर, पांड्या जैसे वंश उभरे, जिन्हें वेंदर कहा जाता है। इन शासकों ने कर संग्रह, सेना संगठन और प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया। यद्यपि यह राज्य पूर्णतः केंद्रीकृत नहीं थे, फिर भी ये मुख्यमंत्री से आगे बढ़कर प्रारंभिक राज्य के रूप में उभरे। साहित्य और संस्कृति समर्थन। संगम साहित्य ने राज्य निर्माण के वैचारिक समर्थन प्रदान किए। कवियों और चरणों के शासकों द्वारा संरक्षण दिया जाता था, जिसके राजसत्ता को सामाजिक स्वीकृति मिली। दान और संरक्षण माध्यम से शासकों ने अपनी वैधता मजबूत की। निष्कर्ष। इस प्रकार तमिलहम में प्रारंभिक राज्य निर्माण एक धीमी और क्रमिक प्रक्रिया थी। यह जनजाति समाज का मुखिया तंत्र और अंततः प्रारंभिक राज्यों की ओर बढ़ी। अर्थव्यवस्था, युद्ध, सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक परंपराओं ने मिलाकर तमिलहम में राज्य निर्माण की नींव रखी।
क्वेश्चन है कि राइट द ब्रीफ नोट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द गुप्ताज। गुप्ता का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का क्या सिचुएशन था। तो बात करें गुप्ता एम्पायर, जो 4 से 6 सेंचुरी तक इसकी रोल थी, जो गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया कहा जाता है। नॉट ओनली द बिकॉज ऑफ द कल्चरल अचीवमेंट बट ऑल्सो ड्यू टू द efficient and well organized administrative system. The Gupta ruler developed as a system that combined strong central authority with local administrative, ensuring political stability and vast territory. क्यों था गोल्डन एज ऑफ द एंशिएंट इंडिया था? और क्योंकि ये केवल गोल्डन एज ऑफ द एंशिएंट इंडिया ही केवल इसलिए नहीं था कि कल्चरल अचीवमेंट थी और ऑल्सो ड्यू टू एफिशिएंट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी, क्योंकि गुप्ता रूलर एक कंबाइंड स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी थी एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव, इंश्योरिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ओवर द वास्ट टेरिटोरी। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो किंग वाज सुप्रीम अथॉरिटी, जो किंग होता था सुप्रीम अथॉरिटी होता था गुप्ता एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। ही रूल्ड विथ द हेल्प ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब मंत्री परिषद होता था और उसके द्वारा वो रूल करते थे। मतलब मेन तो किंग था ही, प्लस उसके अंदर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था जिसके थ्रू वो रूल करते थे। द किंग वाज कंसिडर्ड प्रोटेक्टर ऑफ धर्म, तो जो किंग है उसको कंसिडर किया जाता था प्रोटेक्टर ऑफ धर्म। अल्टीमेट सोर्स ऑफ द लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेंट्रल ऑफिशियल इंक्लूड महासेनापति, कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। इंपॉर्टेंट सेंट्रल ऑफिशियल की बात करें तो उसमें महासेनापति था, जो कमांडर चीफ था आर्मी का। संधि विग्रहिका, संधि विग्रहिका जो था, और संधि विग्रहिका जिसको फॉरेन मिनिस्टर बोला जाता था, एंड अमात्याज जो था हाई रैंकिंग ऑफिसर थे। तो 3 चीजें थी, महासेनापति, संधि विग्रहिका, अमात्य जो हाई रैंकिंग ऑफिसर था। संधि विग्रहिका किसको बोलते थे? तो फॉरेन मिनिस्टर को। द गुप्ता किंग adopted a grand title such as महाराजा धीराज, ठीक है, and reflects their imperial status and the political authority. प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू भुक्तीज, जो प्रोविंस होता था भुक्ति होता था, एंड ईच भुक्ति वाज गवर्न्ड बाय ऑफिशियल नोन एज उपारिका। और जो भुक्ति होता था उसको गवर्न कौन करता था? उपारिका करता था। और उपारिका को अपॉइंटेड कौन करता था? किंग करता था। एंड एक्टेड एज प्रोविजनल गवर्नर। प्रोविजनल गवर्नर की तरह कौन काम करता था? भुक्ति काम करता था, जिसका हेड कौन था? उपारिका करता था। उपारिका को अपॉइंट कौन करता था? किंग करता था। और उपारिका किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था? तो मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल था, कलेक्टिंग रेवेन्यू और सुपरवाइजिंग लोकल ऑफिशियल। मतलब भुक्ति को कौन चुनता था? किंग चुनता था। भुक्ति को क्या कहा जाता था? उपारिका कहा जाता था। और वो क्या, उसका काम क्या था? वो प्रोविजनल गवर्नर रहता था, उसका काम क्या था? लॉ एंड ऑर्डर को देखना, दूसरा कलेक्टिंग रेवेन्यू को कलेक्ट करना, और सुपरवाइजिंग लोकल ऑफिशियल, और जो निचली स्तर के जो ऑफिसर है उस पर सुपरवाइज करना। भुक्ति वेयर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू, और भुक्ति जो था वो फर्दर डिवाइड होता है किसमें? विषयाज डिस्ट्रिक्ट में, विषयपति। और विषयपति जो था इस डिस्ट्रिक्ट को चलाता था, उसको एडमिनिस्टर कौन करता था? विषयपति। दीज ऑफिशियल वर्क क्लोजली विद द लोकल काउंसिल एंड इलेक्ट्स। डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, एट द लोकल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन वाज लार्जली डिसेंट्रलाइज। जो लोकल लेवल था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो लार्जली डिसेंट्रलाइज था। विलेजेस आर द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर विलेज है तो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही रहेगी। एंड मैनेज बाय विलेज असेंबली, इसको मैनेज कौन करता था? विलेज असेंबली करता था। ऑफिशियल ऑफ द ग्रामिका और विलेज हेडमैन, जो विलेज हेडमैन होता था वो करता था। इन टाउन म्युनिसिपल बॉडीज मैनेज सिविक अफेयर, और जो टाउन होता था उसको म्युनिसिपल बॉडीज करता था। मतलब सोचो कि उस टाइम जो विलेज होता था वो बेसिक यूनिट होता था, उसको ऑफिशियली मैनेज कौन करता था? तो उसको विलेज हेडमैन करता था। और टाउन को कौन करता था? टाउन को करता था जो अभी चलता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो उस समय म्युनिसिपल बॉडीज थी। Merchant guild and craft associated play an important role in the local administration. This participation of the local body reflects the flexible and decentralization nature of the Gupta administration. Judicial system की बात करें तो Gupta judicial system was based on the धर्मशास्त्र and traditional law.
जो गुप्ता पीरियड की जो जुडिशियल सिस्टम थी वो किस पर बेस्ड थी? धर्मशास्त्र और पॉलिटिकल ट्रेडिशनल लॉज पे। द किंग वाज हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी, जो किंग होता था हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होता था। और बट द लोकल कोर्ट एग्जिस्टेड द डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज लेवल, पनिशमेंट वाज जनरली माइल्ड, ठीक है, एंड रिफ्लेक्टिंग अ रिलेटिवली ह्यूमन लीगल सिस्टम। रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मेनली उस समय लैंड रिवेन्यू था, जिसका 1/4 भाग जो एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के 1/6 भाग देना पड़ता था। और टैक्सेस कहाँ से कलेक्ट की जाती थी? ट्रेड से, मतलब ट्रेडर से, क्राफ्ट से, और जो कुछ फाइन वाइन लगती थी उससे। हाउएवर एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द गुप्ता पीरियड वाज द प्रैक्टिस ऑफ द लैंड ग्रांट्स। और ब्राह्मण्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन था, और लैंड ग्रांट, प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट स्पेशली कौन करता था? ब्राह्मण्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन करता था। जबकि स्ट्रेंथ ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इज ग्रेजुअली वीकेंड सेंट्रल अथॉरिटी। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो अपने अभी देखा था ना कि गुप्ता आर्मी गुप्ता आर्मी के पास इन्फेंट्री होती थी, कैवेलरी होती थी, एलिफेंट होता था, वॉर एलिफेंट होता था, चैरियट्स होता था। एंड महासेनापति हेड द आर्मी ऑफ फ्यूडेटरीज, Mahasenapati head the army, or feudatory and the local ruler were expected to provide military support to the king when required. और कंक्लूजन की बात करें तो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी एंड लोकल सेल्फ गवर्नेंस। मतलब गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी एंड लोकल सेल्फ गवर्नेंस था, ensure political stability, efficient governance, but so that the seed of the decentralization due to land grants. Overall, it was one of the most effective administrative systems of the ancient India. Decline of the post-Gupta period. The post-Gupta period marked as a phase of the political, economical, and social changes in early Indian history. After the decline of the Gupta Empire, North India witnessed the disintegration of the central authority and the rise of the regional power. The decline of the post-Gupta polity was not caused by the single factor but a combined political, economical, military and social reason. One, political fragmentation and weak central authority. One of the main features of the post-Gupta period is political fragmentation. मतलब political fragmentation हो गया, और strong centralized administration of the Gupta collapse and power passed into the hand of the regional ruler and feudatory samantaj. King depend heavily on the local chief for military support. आपने पढ़ा ना कि एक तो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हो गई थी, सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज पावर हो गया था, और जो लैंड ग्रांट किसको दे दिया जाता था? मतलब वहाँ पे लोकल चीफ को और रीजनल रूलर और फ्यूडेटरी को वहाँ पर लैंड दे दी जाती थी समानता को। अब जिससे क्या हुआ था कि जो मिलिट्री सपोर्ट था ना वो किसके पास था? लोकल चीफ के पास था। और इससे हेवली डिपेंडेंट हो गया कौन? किंग, क्योंकि जो मिलिट्री सपोर्ट था वो रूलर्स और फ्यूडेटरी के पास था, विच रिड्यूस रोयल अथॉरिटी एज समानता बिकम द हेरिडेटरी एंड पावरफुल। और धीरे धीरे क्या हुआ कि समानता जो है ना वो हेरिडेटरी हो गया और धीरे धीरे पावरफुल होता चला गया। एंड दे ऑफन एक्टेड इंडिपेंडेंटली बिगिनिंग द स्टेट। अब इससे क्या हुआ कि ये धीरे धीरे स्टेट जो है वो कमजोर होने लगा। द इम्पैक्ट ऑफ द हुन इन्वेजन ऑफ द हुन्स स्पेशली अंडर द तोरामाना एंड मिहिरकुला। तो जो इन्वेजन हुआ हुन्स का किसके अंडर में हुआ था? तोमाराना और मिहिरकुला। सेवरली disrupted northwestern and northern India. These invasions caused large scale destruction of town, agriculture and trade network. Continuous warfare drained state resources and weakened political stability, accelerating the decline of the centralized rule after the Guptas. मतलब ये कह रहा है कि जब तोमाराना और मिहिरकुला के जब शासन था तो उसके अंदर में जब शासन था तो उस समय में इन्वेजन हुआ हुन्स का। किस रीजन में? नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन में और नॉर्दर्न इंडिया में।
और ये जो इन्वेजन था वो काफी डिस्ट्रक्शन किया टाउन को, एग्रीकल्चर को, ट्रेड नेटवर्क को डिस्टर्ब कर दिया। कंटिन्यूअस वारफेयर क्या था, अभी से क्या हुआ था ना कि जो कंटिन्यूअस वारफेयर हो रहा था तो रिसोर्स किसकी ओर जा रहा था, ज्यादातर वार में जा रहा था। तो रिसोर्स इधर सोसाइटी डेवलपमेंट और इकोनॉमी के लिए रिसोर्स कम पड़ जा रही थी, जिससे क्या हुआ था कि वीकेंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अभी से क्या हुआ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वीकेंड हो गई, और इससे क्या हुआ था कि धीरे धीरे जो सेंट्रलाइज रूल थी वो डिक्लाइन करना स्टार्ट हो गई। इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ द एग्रेरियन changes. The post-Gupta period witnessed the decline in the long-distance trade and urban center. The earliest flourishing trade with the Roman world and already reduced, leading to the shortage of gold coins. ठीक है, as a result, the economy became increasingly agrarian and localized. Significant feature of this period was a largely scale grant of the land to Brahmins. अब सबसे बड़ी दिक्कत इसमें की थी कि जो लैंड ग्रांट थी ना वो ब्राह्मण्स को दे दिया जाता था। जो लैंड थी टेम्पल को दे दिया जाता था, ऑफिसर्स को दिया जाता था। दीज लैंड ग्रांट वेयर द ऑफन टैक्स फ्री, और टैक्स फ्री होने के कारण रिड्यूसिंग द रिवेन्यू ऑफ द स्टेट, और जो स्टेट का जो रिवेन्यू था वो उसमें कमी पड़ गई। और ओवर द टाइम गारंटी एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल राइट्स लीडिंग टू द इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन एंड वीकेनिंग द रॉयल कंट्रोल। अभी से क्या हुआ कि भाई जब पूरी जो जमीनें हैं वो ब्राह्मण्स के हाथ में चला जा रहा है, टेम्पल्स और ऑफिसर्स के हाथ में चला जा रहा है, और वहाँ से कोई टैक्स मिल नहीं पा रहा। अभी से क्या होगा कि रिवेन्यू अब एक मोटा टैक्स जो आनी चाहिए स्टेट को नहीं हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि और दूसरी बात ये है कि उसमें ऑफिशियल और जो हेरिडिटरी होने लगा था और परमानेंटली होने लगा था। और इससे क्या हुआ कि इकोनॉमी डिसेंट्रलाइज हुआ। अब इससे वीकनिंग ऑफ द रॉयल कंट्रोल, decline of the urban life. Many towns had prospered during the Gupta period. Decline in importance. Craft production and trade suffered due to reduced demand in insecure trade routes. और जो क्राफ्ट प्रोडक्शन और ट्रेड सफर वो इसलिए रिड्यूस हो गया क्योंकि जो ट्रेड रूट्स थी वो इनसिक्योर हो गई। द डिक्लाइन ऑफ द अर्बन सेंटर, जो अर्बन सेंटर था वो डिक्लाइन होने लगा। फर्दर वीकेनिंग द इकोनॉमी, जिससे इकोनॉमी अपनी डाउन चली गई। रिड्यूस द स्टेट्स एबिलिटी एंड मेंटेन द स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड आर्मी। सोशल चेंजेज एंड द रिजिडिटी की बात करें तो सोशल स्ट्रक्चर बिकम मोर रिजिड इन दिस पोस्ट गुप्ता पीरियड। द कास्ट सिस्टम स्ट्रेंथ है, अब जिससे कहा कि कास्ट सिस्टम में मजबूती हुई। एंड द पोजिशन ऑफ द लोअर कास्ट एंड वुमेन्स डिटोरिएटेड। The growing dominance of the Brahminical ideology and the emphasis on the land grants enforced social hierarchy. This social rigidity reduces soil mobility and limited economic dynamic. Administrative weakness. The administrative system became increasingly decentralized. Officials at the local ruler often exercise authority independently of the king. The absence of a strong bureaucracy made it difficult to enforce law, collect taxes effectively and maintain law and order across large territory. कंक्लूजन क्या था, अब इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस का कारण क्या था। एडमिनिस्ट्रेटिव बिकेम इंक्रीजिंगली डिसेंट्रलाइज। ठीक है, ऑफिशियल्स एंड लोकल रूलर्स वेयर एक्सरसाइज अथॉरिटी इंडिपेंडेंटली ऑफ द किंग। अब भाई अब जो समानता हो गया, ऑफिशियल हो गया और फ्यूडेटरी हो गया, ये सब खुद अपना धौंस जमाने लगा। द अब्सेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी, अब जो स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए कि स्टेट को चलाने के लिए अब वही नहीं है। तो अब इससे क्या हुआ क्या कि भाई डिफिकल्ट होने लगा किसका, लैंड ऑर्डर को संभालने के लिए। अब उस और बढ़िया से टैक्सेस भी नहीं वसूला पा रहा था और लैंड ऑर्डर भी सही नहीं थी। कंक्लूजन, द डिक्लाइन ऑफ द पोस्ट गुप्ता पीरियड वाज द रिजल्ट ऑफ द पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, फॉरेन इन्वेजन। तो एक तो बता रहा है कि पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन के, दूसरा बता रहा है फॉरेन इन्वेजन, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, decline of the trade and town, administrative decentralization. While the period did not represent a total collapse, it marks a transition from the centralized Gupta state to the regionalized and the feudal political structure, laying the foundation of the early medieval period. मौर्योत्तर काल में स्तूप एवं शैलकृति वास्तुकला का विकास। मौर्योत्तर काल भारतीय स्थापत्य काल के इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण चरण था। इस काल में बौद्ध धर्म का प्रसार, व्यापार की वृद्धि तथा शासकों
व्यापारियों और श्रेणियों के संरक्षण के कारण स्तूप और शैलकृति वास्तुकला का उल्लेखनीय विकास हुआ। स्तूप वास्तुकला का विकास। स्तूप मूलतः बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बना अर्धगोलाकार टीला था। मौर्य काल में अशोक द्वारा निर्मित स्तूप अपेक्षाकृत सरल और अलंकार रहित थे, लेकिन मौर्योत्तर काल में इसका स्वरूप अधिक विस्तृत, भव्य और कलात्मक हो गया। इस काल में स्तूपों के चारों ओर पत्थर की वेदिकाएं और भव्य तोरण बनाए गए। सांची का महान स्तूप इस विकास को सर्वोत्तम उदाहरण है। इसने तोरणों पर जातक कथाएं, बौद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाएं तथा धर्म चक्र, कमल और त्रिरत्न जैसे प्रतीक का अंकन मिलता है। इस समय बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया गया है, जिसे अनाकृत परंपरा कहा जाता है। भरहुत स्तूप भी महत्वपूर्ण है, जहां शिलालेख के साथ साथ काथ्य दृश्य उकेरे गए हैं। इन स्तूपों पर देवताओं का नाम अंकित है, जिसमें व्यापारियों और सामान्य लोगों की सक्रिय भागीदारी का पता चलता है। शैलकृत रॉक कट और वास्तुकला का विकास। मौर्योत्तर काल में शैलकृत वास्तुकला में भी तेजी से विकास हुआ। इसमें पहाड़ियों और चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गई। यह बौद्ध भिक्षुओं के निवास और पूजा के लिए उपयोगी थी। यह वास्तुकला टिकाऊ और व्यवहारिक थी। इस काल में शैलकृति संरचनाओं के दो प्रमुख प्रकार विकसित हुए, चैत्य और विहार। चैत्य प्रार्थना सभागृह, विहार भिक्षुओं का निवास स्थल। भाजा, कार्ले, नासिक और अजंता। भाजा, कार्ले, नासिक और अजंता। भाजा, कार्ले, नासिक और अजंता। भाजा, कार्ले, नासिक और अजंता की गुफाएं इसके प्रमुख उदाहरण हैं। कार्ले चैत्य और अपनी विशालता स्तंभों पर लकड़ी की वास्तुकला की नकल करने वाले पत्थर के ढांचे के लिए प्रसिद्ध है। विहार प्रारंभ में साधारण कक्षों के रूप में थे, लेकिन बाद में ये केंद्रीय कक्ष और चारों ओर कुटियों वाले संगठित परिसरों में बदल गए। संरक्षण और महत्व। स्तूप और गुफा वास्तुकला को सतवाहन शासकों, स्थानीय राजाओं, व्यापारियों और श्रेणियों को संरक्षण प्राप्त था। ये स्मारक प्रायः व्यापार मार्गों को निकट स्थित में थे, जिससे धर्म और व्यापार के घनिष्ठ स्पष्ट संबंध प्रकट करते हैं। निष्कर्ष। इस प्रकार मौर्योत्तर काल में स्तूप और शैलकृत वास्तुकला में उल्लेखनीय विकास हुआ। स्तूप अधिक भव्य और अलंकृत बने, जबकि शैलकृति वास्तुकला ने चैत्य और विहार के परिपक्व रूप को प्राप्त किया। ये स्मारक उस काल की धार्मिक चेतना, कलात्मक उत्कृष्टता और आर्थिक समृद्धि को दर्शाते हैं।